Okay. Hello students, am I audible and visible to all of you? Okay, fine. So, welcome Pavan, Ronak, Suman, Udit, Astha, everyone. Welcome to the class, guys. बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 बजे सेशन होता है, लेकिन 5 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो चला लिया कीजिए, क्योंकि मेरी 1:30 से 2:30 एक क्लास रहती है। उसके बाद आई हैड टू रश टू लंच, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2:30 की क्लास जो है वो थोड़ा एक्सटेंड होकर 2:45 तक चले जाती है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ मैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया कीजिए। पवन, कल हमारी क्लास हुई थी बेटा शाम को, आई मीन रात को 8:30 बजे। ओके, चलिए। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। और अभी इसके जस्ट पहले हमारी एक स्पेशल क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को पूरा डिटेल में एमसीक्यू के साथ कंप्लीट किया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्विज के माध्यम से हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया है। और मेंटी क्विज भी मैं इसका जल्दी लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। और रिवीजन क्लास में भी हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को कंप्लीट कर लिया है, यूट्यूब पर भी और अपने रेगुलर बैच में भी, प्लस में भी। फाइन। चलिए, सो गाइज, माय नेम इज CS Mayank Agrawal and I am a company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. I have cleared my CS Foundation and Executive in my first attempt. I was a college topper in BCom. I have completed my MCom in Business Policy and Corporate Governance. I am having a teaching experience of more than 8 years and I am currently working as a faculty of Economics, Business Studies and Law subjects. So guys, this is all about me. Now this is all about the Unacademy Plus subscription features. अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप घर बैठे पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के। एंड व्हेन आई से सारे सब्जेक्ट्स, इट इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज on Unacademy platform. Top educators of India are there on one particular platform to teach you. आपको पूरा सिलेबस कवर होगा इसके अंतर्गत। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, और जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन वो प्लस क्लास में मिलेगा बेटा। यूट्यूब पर मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन Unacademy, so I cannot provide the study material in PDF format. This is available only in case of plus class. आंसर राइटिंग सेशंस में आपको टाइम टू टाइम देते रहता हूं, जिसमें अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया स्पेशल क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। तो हर संडे सुबह 10 बजे आप लोग आ जाया कीजिए स्पेशल क्लास में। मेंटरशिप एंड गाइडेंस इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू गाइज। टेलीग्राम ID है मेरा CS Mayank, जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेंटरशिप एंड गाइडेंस के लिए। उसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक नया अनअकैडमी ने लॉन्च किया, जिसके तहत अगर आपको पर्सनल मेंटर चाहिए तो आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा 1-to-1। देन वीकली रिपोर्ट दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो मेंटर है वो आपको गाइड करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरीके से आप अभी परफॉर्म कर रहे हो और कितना इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और कैसे इंप्रूव करना है। स्टडी प्लानर जो होगा आपका
स्टडी प्लानर, इसके थ्रू आपको मंथली रिव्यू दिया जाएगा कि आपका प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है और आपको कितना इंप्रूवमेंट और करने की आवश्यकता है। देन ऑल अदर बेनिफिट्स ऑफ द प्लस क्लासेस विल बी अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक। ये अपकमिंग इवेंट्स है। अनअकैडमी का एसेंट चैंपियनशिप टेस्ट हर मंथ होता है जिसमें टॉप 5 विनर्स को सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए बाय यूजिंग माय रेफरल कोड मयंक CS लाइव। तो मेरा रेफरल कोड मयंक CS लाइव जरूर इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज के लिए आप मेरा रेफरल कोड मयंक CS लाइव या मयंक CS 10 यूज कर सकते हैं। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के लिए इसमें आपको सारे स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और जितनी भी फैकल्टीज अनअकैडमी में 11-12 पढ़ा रही है सारी फैकल्टीज का देखने का मौका मिलेगा। तो बहुत फायदे का सौदा है ये, फटाफट ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेक्शन और वीकली मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के सेशन की, एंड दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो सुपर रिवीजन बैच चल रहा है 3 बजे से 4 बजे तक वाला यूट्यूब पर, उसमें हम लोगों ने पॉवर्टी चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। श्योर ओके चलिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 3। चलिए ध्यान से समझिएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, 4 चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट हो चुका है और 3 चैप्टर हमारा मैक्रो का कंप्लीट हो चुका है सुपर रिवीजन बैच में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आइए समझते हैं कुछ बेसिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल? उससे पहले हम लोग ह्यूमन रिसोर्स समझ लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, जो हमको कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि जो वर्कफोर्स है आपके पास, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल जो वो यूज कर रहे हैं अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ह्यूमन रिसोर्स हूं, और जो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी का मैं यूज कर रहा हूं वो मेरे लिए ह्यूमन कैपिटल है। सो ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब वो अपने नॉलेज, स्किल और एबिलिटी के द्वारा कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। 2 प्रकार के कैपिटल होते हैं, 2 प्रकार के कैपिटल होते हैं। पहला होता है फिजिकल कैपिटल और दूसरा होता है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में वो सारे इनपुट्स आते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि मैं एक शूज मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने एक मशीनरी परचेज की, तो वो मशीनरी किसके अंतर्गत आएगा? फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसको मैं छू सकता हूं, उसको मैं और उससे मैं फर्दर प्रोडक्शन कर सकता हूं। जबकि ह्यूमन कैपिटल वो होता है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके जो फिजिकल कैपिटल को बेहतर तरीके से यूज कर सकता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब ऑल दोज इनपुट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड नॉलेज व्हिच इज एम्बॉडीड इन द पीपल इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं मोबिलिटी की, तो फिजिकल कैपिटल जो है वो ज्यादा मोबाइल है। ज्यादा मोबाइल होने का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मैं इजीली मूव कर सकता हूं। सो इट इज मोर मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू वांट टू परचेज सम मशीनरी फ्रॉम जापान, यू कैन इजीली इंपोर्ट फ्रॉम जापान, ठीक है। और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंसेस वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको मंगा सकते हो।
लेकिन जितना इजीली फिजिकल कैपिटल मूव हो सकता है कंट्रीज के बीच में, उतना इजीली ह्यूमन कैपिटल मूव नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या मेरे लिए इतना इजी है कि आज मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, फिर मैं चला गया इंग्लैंड, फिर मैं चला गया न्यूजीलैंड, फिर मैं चला गया यूके, यूएसए, तो इतना इजीली जो ट्रेवलिंग है, या बोल सकते हैं कि इतना इजीली मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है ह्यूमन कैपिटल के केस में। ठीक है, नेक्स्ट टेंजिबिलिटी। फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड इट कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिजिकल कैपिटल जो है वो टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, दैट इज फिजिकल, दैट इज टेंजिबल एंड दैट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। यू गो टू द मार्केट एंड परचेज द मशीनरी, फाइन। दूसरा, ये लोगों को पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट होता नहीं है ज़बरदस्ती, कुछ लोग ऐसे हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट। चलिए, ओके फाइन, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल एंड कैनॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब आप अपने एक्सपीरियंस, बुद्धि, नॉलेज, स्किल, इसको देख नहीं सकते हो। ओके, इट कैनॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। हाँ, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आप कोई चीज बना सकते हो, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और वो सर्विसेज आप बेच सकते हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल आप बेच नहीं सकते। नेक्स्ट, सेपरेबिलिटी। तो फिजिकल कैपिटल जो है उसको ओनर से सेपरेट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मशीनरी और मशीनरी का ओनर दोनों अलग अलग किए जा सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स और उसकी बुद्धि, ह्यूमन कैपिटल, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो, ओके, यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी, but you cannot separate my skill, knowledge, ability, expertise from me। अगर उसको अलग कर दोगे तो बचेगा ही क्या? तो ये जो है वो इनसेपरेबल होता है। ह्यूमन कैपिटल कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। अगला है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो फिजिकल कैपिटल जो है बेटा वो ओनर के कॉन्शियस डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बनाना चाहता है। उदाहरण के तौर पे कार, ठीक है। अब कार के लिए एक तो ये कार एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरी चीज ये इसमें पैसा भी लगेगा तो इकोनॉमिक प्रोसेस भी है। लेकिन एक ह्यूमन कैपिटल को नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ना सिर्फ पैसों की आवश्यकता है बल्कि उसको एक सोशल इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए, उसके आसपास के लोग भी ऐसे मिलने चाहिए जिससे कि वो अपनी एबिलिटी, एक्सपीरियंस, स्किल्स को बढ़ा सके। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो इंडियन है, इंडियन मतलब इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, भारतीय मूल जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन वो बचपन से ही यूएसए में रहता है, यूएसए में ही पढ़ा है, यूएसए में ही बड़ा हुआ है, यूएसए में ही जॉब करता है, सब कुछ यूएसए। एक इंडियन बच्चे का और एक यूएसए के बच्चे का, दोनों का जो स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, माइंड है वो अलग अलग होगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि वहां पे उसको एक अलग एनवायरनमेंट मिला है, यहां पर उस बच्चे को एक अलग एनवायरनमेंट मिला है। इसका मतलब ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो है वो जो देखता है बचपन से वही चीजें सीखता है। उसको अगर अच्छी बातें सिखाई जाएंगी तो वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा, और अगर उसको गंदी बातें सिखाई जाएगी तो वो गंदा होगा। इस वजह से ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ओनली इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल प्रोसेस बट इज ऑल्सो अ सोशल प्रोसेस। रवि, बेटा मैं आपको स्ट्रेटेजी जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है? तो देखो, फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का बेसिकली मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो जब हम अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर खर्च करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे एक बात बताइए कि आप बचपन से, ठीक है, अभी तक जो भी
इन्वेस्टमेंट की है अपनी पढ़ाई के ऊपर, वो आपकी एबिलिटी, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस इन सबको बढ़ाता है। तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स था। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करके अपना एबिलिटी, नॉलेज, स्किल, एजुकेशन ये सब बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एजुकेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड ही कैन कंट्रीब्यूट मोर टू एन इकोनॉमी एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एक्ट्स एज अ मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, दूसरा, इट इंक्रीजेस द फ्यूचर इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मुझे एक बात बताइए, आज आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपके एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, बचपन से लेके आज तक, और आगे 3 साल और ग्रेजुएशन के लिए आपके ऊपर आपके जो पेरेंट्स है वो खर्च करेंगे। ठीक है, तो वो आप उनको प्रेजेंट में तो कुछ रिटर्न दे नहीं रहे हो, आप उनको प्रेजेंट में कुछ आउटपुट दे नहीं रहे हो, पैसा तो दे नहीं रहे हो, लेकिन उनको पता है कि अगर मेरा बच्चा एजुकेटेड होगा तो उसका जो फ्यूचर इनकम है वो होगा, वो फ्यूचर में पैसा कमाएगा, फ्यूचर में उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी। तो इस वजह से वो आज आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा, अगर एक पर्सन पढ़ा लिखा है, एक पर्सन बहुत ही एजुकेटेड है, लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो अपने बुद्धि का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने नॉलेज का, अपनी एजुकेशन का उतना बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकता है जितना एक हेल्दी पर्सन करता है। इसलिए एजुकेशन तो जरूरी है ही, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि पर्सन की जो एबिलिटी है और जो पर्सन का प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक पर्सन 10 घंटे पढ़ा सकता है अगर वो हेल्दी है तो, लेकिन अगर वही चीज वो बीमार हो जाए, पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है वो, लेकिन हेल्दी नहीं है, तो जहां वो 10 घंटे पढ़ा सकता है या 10 घंटे काम कर सकता है, वहां पे वो सिर्फ 4 घंटे काम कर रहा है। इसका मतलब उसके जो नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल्स है, एजुकेशन है, उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हेल्थ के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है। ठीक, एक हेल्दी पर्सन एजुकेशन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक अनहेल्दी पर्सन एजुकेटेड होने के बावजूद अपने एजुकेशन का उतना बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर में सबसे पहला प्रिवेंटिव मेडिसिन, दूसरा है क्यूरेटिव मेडिसिन, तीसरा है सोशल मेडिसिन, और चौथा अदर मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि जो बीमारी न होने दे या बीमारी को आने से पहले ही रोक दे। उदाहरण के तौर पे वैक्सीनेशन, जो अभी कोरोना कोविड-19 के वैक्सीन की यहाँ पर बात हो रही है, वो वैक्सीन बेसिकली करेगा क्या? वो वैक्सीन आपके बॉडी को एक उस वायरस की आदत लगा देगा जिसके बाद में आने से आपका बॉडी उसको डिटेक्ट करके मार सके। वैक्सीनेशन होता क्या है? बेसिकली वैक्सीनेशन में आपके इनएक्टिवेटेड वायरस को आपके बॉडी के अंदर डाला जाता है स्मॉल अमाउंट में, जिसके तहत बॉडी उस वायरस को पहचान लेता है और अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेता है, जिसके थ्रू वो अगर सच में कोई एक्टिवेटेड वायरस आता है तो वो उसको मार सके। ये होता है वैक्सीनेशन का काम, तो वो प्रिवेंटिव है। रजत बेटा देखो, YouTube पर रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में आपको सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है या जो मैक्सिमम टॉपिक है वो कंप्लीट हो पाएगा। और जितने भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेक्चर्स आएंगे वो सब एक एक क्लास के होंगे। आज मैं ट्राई करूंगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको कंप्लीट करवा दो, और ऐसा नहीं है कि एक है तो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अगर आपको पूरा क्लास करना है तो आप सिर्फ 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में 3-4 चीजें, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब वैक्सीनेशन, सेकंड इज क्यूरेटिव मेडिसिन। एक पर्सन बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल जाता है, वो होता है क्यूरेटिव मेडिसिन, दैट इज मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस।
तो बीमार होने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या कहलाता है? क्यूरेटिव मेडिसिन। बीमार होने के पहले ही जो मेडिसिन ली जाती है उसको कहा जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, ताकि आगे बीमार ना हो, दैट इज वैक्सीनेशन। बचपन में आपको टीका लगा होगा बेटा। अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा है इस मंथ पवन, इस वजह से फार्मर्स एक्ट के ऊपर इस बार अभी इस मंथ क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जनवरी मंथ में ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, अगला है क्यूरेटिव सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब होता है हेल्थ लिटरेसी फैलाना, मतलब जागरूकता फैलाना। उदाहरण के तौर पे कोविड-19 आने के बाद बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई गई। आप किसी को भी फ़ोन लगाओ तो उधर से अमिताभ बच्चन आपसे अपील करते हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, घरों से बाहर ना निकलिए। आप सोचिए कि अमिताभ बच्चन आपसे अपील कर रहे हैं, सोशल लिटरेसी फैला रहे हैं, दैट इज सोशल मेडिसिन। आप जागरूक रहोगे तो आप खुद भी सुरक्षित रहोगे, सामने वाले को भी बीमार नहीं करोगे। अगला है अदर। तो अदर, ठीक है, अदर की अगर मैं बात करूं तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। यस, बिल्कुल लाऊंगा बेटा, और आपको हर एक चीज बताऊंगा उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट इज, और बिल्कुल अनबायस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो फैक्ट्स है वो रखूंगा। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अभी देखो, कोई पर्सन एजुकेटेड होता है, 15-12 साल वो स्कूलिंग कर 15 साल वो स्कूलिंग करता है। 15 साल स्कूलिंग करने के बाद वो जाता है कॉलेज में, लगभग 3 से 4 साल वो वहाँ पर अपना करियर का इन्वेस्ट करता है। तो समझ लीजिए कि 19 साल हो गया। 19 साल कंप्लीट होने के बाद वो आप अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो 2 साल, 21-22 साल पढ़ाई करने के बाद आप जब जॉब में जाते हो तो उस जॉब में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपने जो पढ़ाई की है उसके साथ साथ आप ये सीख सको कि वो पढ़ाई को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। उदाहरण के तौर पे मेरा एक दोस्त है, उसका बैंक में लग गया जॉब। बैंक में लगने के बाद उसको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें उसको सिखाया गया कि किस तरीके से काम किया जाता है। एक पर्टिकुलर वर्कर जो है वो काम सीखता है जॉब करते करते, उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है वर्क प्लेस पे, उसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका इफेक्ट क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बाद अगर उस ट्रेनिंग से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अगर उस ट्रेनिंग से उसकी स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस में कुछ वृद्धि होती है, तब वो कहलाता है कि यस इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ भी खर्चा करो, अगर उससे आपका नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें बढ़ रही है, इसका मतलब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये इम्पैक्ट होता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक फॉर्म है, इसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, सपोज 5 लोग काम कर रहे हैं, और ट्रेनिंग के पहले ये लोग 10 लाख रुपए का सेल कर पाते थे सामान, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एम्प्लॉयर ने सोचा कि यार इनको ट्रेनिंग दिया जाए, सेल्स को बढ़ाना है हम लोगों को, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ने क्या किया, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स थे, जो सेल्स एक्सपर्ट्स थे, उनको बुलाया और उनको कहा कि भैया आप हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दीजिए, हम आपको उसके बदले 1 लाख रुपए देंगे। अब हुआ क्या कि इनकी ट्रेनिंग के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया गया, और ट्रेनिंग के बाद इतना जबरदस्त रिजल्ट आया कि इनका जो सेल्स है वो सीधा 10 लाख से बढ़ के 15 लाख रुपए हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग increased their ability, skill, knowledge and experience, due to which we have increased the output or the return, and that is known as a human capital formation. Yes or no? अगला, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन क्या होता है कि एक प्लेस से जब आप दूसरी प्लेस में जाते हो नए जॉब की सर्च में, उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि आज मैं दुर्ग में हूं, मैं इनकम कमा रहा हूं 1 लाख रुपए, मेरा ज्यादा कुछ भी खर्चा नहीं है। मान लीजिए कि अज्यूम कर लेते कि खर्चा अभी 0 है, ठीक, या कुछ खर्चा है मान लीजिए। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, जब मैं वहां जाता हूं, कहां,
पुणे जाता हूं जॉब सर्च करने के लिए। अब यहां पे तो मेरा खुद का घर था, मैं घर में ही ऑफिस चलाता था, तो मेरा ना ट्रेवलिंग का खर्चा है ना मेरा रेंट देना है, सिर्फ मुझे खाने का खर्चा लगता था। ठीक है, अभी हुआ क्या कि मैं जब पुणे गया तो वहां पे किराया, ट्रेवलिंग, रेंट, ये सब एक्सपेंसेस मिला के 80,000 रुपए मेरा खर्च होने लग गया। वहां पे कितना खर्च होने लग गया बेटा? 80,000 रुपए खर्च होने लग गया। वेलकम अंशिका, वेलकम टू क्लास बेटा। यस, तो 80,000 रुपए मेरा खर्च हो गया, लेकिन उस 80,000 रुपए खर्च करने से मेरी जो इनकम है वो सीधा 1 लाख रुपए से बढ़ के 10 लाख रुपए हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो खर्चा था किसके ऊपर? माइग्रेशन के ऊपर। तो यहां पर मुझे बताइए कि 80,000 रुपए क्यों खर्च आए? क्योंकि मैंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट किया, वहां मुझे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, सारे खर्चे मिला के 80,000 हुए। इस वजह से फायदा ये हुआ कि मेरा इनकम जो है सीधा 1 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गया। तो जब मेरा कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कम हो, या बोल सकते हैं कि जब मेरा माइग्रेटेड प्लेस पे अर्निंग बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, तो मैं कहूंगा कि मेरे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, या मेरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, वेलकम वीरेंद्र, आई एम फाइन बेटा। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक पर्सन कभी भी जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है, जॉब कंपनीज में जॉब करने के लिए जाता है, तो इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं जो ओपन हुई हैं, जो ये गाइड करती है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपकी जॉब वहाँ से लगवाई जाती है, सारी चीज़ें। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हो या आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो, तो पहले आप मार्केट में पता करते हो कि मेरे जॉब का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हो तो उसके बारे में पता करते हो कि यहाँ से अगर मैं पढ़ के निकलूंगा तो मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मेरी एजुकेशन का क्वालिटी क्या होगा। सो इट इन्वॉल्व्स द अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, और इसके ऊपर जो खर्च किया जाता है दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन एंड इट एक्ट एज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए, कुछ एमसीक्यू है, आप लोग एमसीक्यू जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब आप शिफ्ट होते हो तो कितना एक्सपेंडिचर आता है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, माइग्रेशन, हेल्थ, नन ऑफ द अबव। Yes, all of you. A, B, C, D. B, very good. अभी अभी मैंने बताया था, करेक्ट आंसर इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ओनली द ओनर एंड नॉट द सोसाइटी, ट्रू और फॉल्स? ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ओनली द ओनर एंड नॉट द सोसाइटी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, यस और नो? तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो ना सिर्फ ओनर को बेनिफिट करता है बल्कि सोसाइटी को भी बेनिफिट करता है। सर कैसे? उदाहरण के तौर पे, एक पर्टिकुलर पर्सन अगर एजुकेटेड है या एक पर्टिकुलर पर्सन अगर हेल्दी है तो वो पूरी सोसाइटी को भी हेल्दी रख सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अभी का सिचुएशन लेते हैं, कोविड-19 में अगर एक पर्सन हेल्दी है ना, तो वो ना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को बेनिफिट कर रहा है, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी को भी वो बेनिफिट कर रहा है बाय नॉट स्प्रेडिंग द डिसीज। सेकेंड थिंग इज ये कि अगर वो हेल्दी है, वो एजुकेटेड है, वो प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सन है, तो उससे ना सिर्फ उसको फायदा मिलेगा बल्कि देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और ओवरऑल सोसाइटी का भी फायदा होगा। सो ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट आल्सो द सोसाइटी। अगला प्रश्न है, क्या ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट
सेम कंसेप्ट है, ट्रू और फॉल्स। यस, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या एक ही कंसेप्ट है? ट्रू और फॉल्स। रजत, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा कि पॉवर्टी का एक ही वीडियो क्यों है। थोड़ा सा पीछे जाके आप देख सकते हैं कमेंट मेरा, ठीक है। फॉल्स। ओके पवन, मैं आपको आज भेज दूंगा बेटा, क्लास के बाद मैं आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, जो मैंने बनाया था, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट सेम एज ह्यूमन डेवलपमेंट, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये कहता है कि एक इंसान के एजुकेशन के ऊपर खर्च करना तभी प्रोडक्टिव माना जाएगा जब उससे कोई प्रोडक्टिविटी हो, जब उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि किसी भी पर्सन को एजुकेशन और हेल्थ उसकी बेसिक नेसेसिटीज में आता है, इसलिए चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े, उसका एजुकेशन प्रोडक्टिव माना जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट में। अगला है एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रू और फॉल्स। Education contributes to economic growth, true or false? ट्रू, यस। तो एजुकेशन ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है, बिकॉज एन एजुकेटेड पर्सन कंट्रीब्यूट्स मोर इन द इकोनॉमी देन एज एन अनएजुकेटेड पर्सन। अगला है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी इजिली प्रूव्ड, ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 5। ट्रू, ट्रू कह रहे हैं सब लोग। So, और कोई? सभी लोग ट्रू कह रहे हैं। ओहो हो, चलिए, ऐसा कोई है जो फॉल्स, जिसके मन में आ रहा होगा कि फॉल्स है? नहीं सर, फॉल्स है ये। क्वेश्चन 3 फिर से एक बार, चलो ठीक है पवन। क्वेश्चन 3 बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों अलग अलग है, क्यों? इसका कारण मैं बता देता हूं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये कहता है कि एक पर्सन के ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है ना, तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो व्यर्थ है, नहीं किया जाना चाहिए था। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहता है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्टिविटी चाहे बढ़े या ना बढ़े, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाना ही चाहिए, बिकॉज वो उसका बेसिक राइट है। आई बात समझ में? ठीक। अभी अगला जो है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी इजिली प्रूव, ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप जितना खर्च कर रहे हो एक हेल्थ पे या आपके एजुकेशन पे, उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 15 साल तक एक पर्सन अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, ठीक है? 15 साल तक या 20 साल तक एक पर्सन अपने एजुकेशन पे खर्च करता है, ठीक? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, उसके कारण एजुकेशन के ऊपर खर्च करना इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो वो लोग तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया यहां पर कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इस चीज को पैमाना मान ले कि एक पर्सन 20 साल तक पढ़ाई किया है या 25 साल तक पढ़ाई किया, अलग अलग कोर्सेस किया है,
दूसरा पर्सन जो है वो कम ईयर किया है, मान लीजिए 15 साल ही पढ़ाई किया, लेकिन दूसरा वाला जो है जो 15 साल पढ़ाई किया वो ज्यादा कमाता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे मेजरमेंट प्रॉब्लम्स होने की वजह से इजीली हम ये प्रूव नहीं कर सकती कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला है इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि अभय एक बार्बर है, एक नाई है, बाल काटता है, ठीक है, वो कैंची चलाता है, ठीक है, तो उसको अगर मान लो कि मैं दे दूं कि अगर ये कैंची चला सकता है बाल काटने के लिए, तो ये कैंची चला सकता है सर्जरी करने के लिए भी। तो मैंने उसको सर्जिकल इक्विपमेंट्स पकड़ा दिए और बोले कि जाइए प्रशांत की सर्जरी कीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्या बिना नॉलेज के अभय जो है उस सर्जिकल इक्विपमेंट्स का यूज करके प्रशांत की सर्जरी कर सकता है क्या? तो आंसर होगा कि नहीं कर सकता है सर। इसका मतलब यह हुआ कि अभय प्रशांत का बिना नॉलेज के सिर्फ उसको अगर इक्विपमेंट दे दिए जाए तो वो उसका इफेक्टिव यूज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए। तो फिजिकल कैपिटल वहां पर था सर्जिकल इक्विपमेंट्स, और उसको प्रॉपर यूज करने के लिए आपको चाहिए क्या? नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, जिससे कि आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है, हेल्दी है, ट्रेन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन हाई होगा एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन और एन अनएजुकेटेड पर्सन। अगला है दूसरा एक एग्जांपल देता हूं शिवम का और निखिल का। मान लीजिए कि मैंने शिवम को 1 टन लेदर दिया और उसको शूज बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसने मात्र 100 शूज बनाया उससे। वहीं निखिल जो है वो उस 1 टन लेदर को प्रॉपर यूज करके 1000 शूज बना देता है। इसका मतलब क्या है कि निखिल एक्सपीरियंस्ड है, इस वजह से वो ज्यादा, उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू शिवम। अगला है what are the importance of the role of human capital formation। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इट क्रिएट्स एन एबिलिटी टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज। मतलब एक मान लीजिए कि एक पर्सन है जो अनएजुकेटेड है, अगर आप उसको टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आता है, हो सकता है कि वो उतना इजीली अडॉप्ट ना कर पाए जितना एक एजुकेटेड पर्सन कर पाएगा। अगला है इंक्रीजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर एक पर्सन हेल्दी है तो उसके जीने की जो उम्र है वो बढ़ जाती है। एक पर्सन अगर हेल्दी है तो वो लंबे समय तक स्वस्थ जिएगा, ज्यादा बेहतर तरीके तक जिएगा। आइए कुछ एमसीक्यू फिर से कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ ए ह्यूमन कैपिटल, बी फिजिकल कैपिटल, सी टेंजिबल, और डी बोथ ए एंड सी, और ई बोथ बी एंड सी। व्हाट इज योर आंसर? ऑल ऑफ यू कमेंट करें फटाफट। कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग कह रहे हैं ई। ए भगवान, सबका अलग अलग आंसर है। एक चीज कह लो बेटा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मशीनरी फिजिकल कैपिटल भी है और टेंजिबल एसेट्स भी है, इस वजह से आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। अगला प्रश्न, वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्यूरेटिव मेडिसिन, बी प्रिवेंटिव मेडिसिन, सी सोशल लिटरेसी, और डी नन ऑफ द अबव। ह्यूमन और टेंजिबल नहीं बेटा, फिजिकल और टेंजिबल इन से। इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंटिव मेडिसिन। मैंने आपको बताया था कि वैक्सीनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो आपको बीमार होने से बचाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मोबाइल, ए ह्यूमन कैपिटल, बी फिजिकल कैपिटल, सी बोथ, और डी नन ऑफ द अबव। ज्यादा फ्रीली मूव कौन सा हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल?
Correct answer is physical capital. So physical capital is more mobile than human capital. अगला प्रश्न, which of the following is intangible? Plant and machinery, copyright, patent, school और both B and C. Intangible इनमें से कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे. बेटा फिजिकल कैपिटल इज द करेक्ट आंसर रौनक, क्योंकि फिजिकल कैपिटल इजीली मूव हो सकता है. इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कॉपीराइट और पेटेंट दोनों ही इनटेंजिबल है. कॉपीराइट और पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्जाम्पल है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये होता है जैसे आपने कोई इन्वेंशन कर दिया तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो. अगर आपने कोई आर्टिस्टिक लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क किया है जैसे कि फिल्म बनाना, सॉन्ग लिखना, बुक लिखना, पेंटिंग करना, तो ये सब जो है इसको आप कॉपीराइट करा सकते हो. अगला प्रश्न ये रहा. अच्छा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को कराए थे. ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में. ओके Education is considered as an important input for the development of a nation. ठीक है, क्या लिखा है? Education is considered as an important input for the development of a nation. How? तो आंसर लिखोगे क्या? सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन. फर्स्ट यू नीड टू राइट व्हाट बेटा? इंट्रोडक्शन. तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स. तो आप पहले तो आप ये समझाओगे कि एजुकेशन क्या होता है. बेसिकली एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज और बिलीफ को पढ़ना, समझना और एक्वायर करना, दैट इज बेसिकली एजुकेशन. सेकेंड थिंग, आप उसके बाद बॉडी ऑफ द आंसर लिखोगे, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे उस पूरे स्टेटमेंट को, जैसे कि एजुकेशन जो है वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है. दूसरा, वो सोसाइटी में बेहतर पोजीशन देता है लोगों को. तीसरी चीज़ ये कि वो पर्सन को बेहतर चॉइसेस लेने में हेल्प करता है. इट एनेबल्स द पर्सन टू मेक बेटर चॉइसेस इन द लाइफ. थर्ड, इट प्रोवाइड्स द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द सोसाइटी. अगर मान लीजिए कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो एजुकेटेड पर्सन उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकता है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन, क्योंकि वो तर्कपूर्ण बात करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि अगर ये चेंजेस आया है तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है. ठीक, अगला है स्टिमुलेट्स इनोवेशन. तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लिटरेट पर्सन जो है वो इनोवेशन ज़्यादा कर सकता है या उसकी संभावना ज़्यादा है. ऐसा मैं कभी नहीं बोलता कि एक इलिटरेट पर्सन रिच नहीं हो सकता, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है अगर वो एजुकेटेड होगी तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो कर सकती है. एक्सेप्शन हर जगह होते हैं. It helps in the adoption of new technology, as I have told you. So from the above explanation, we conclude that the education is an important input for the development of a nation. अगला है, is it essential for the government to regulate the fee structure in education and healthcare institution? If yes, then why? क्या ये ज़रूरी है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है या गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए? सो आइए समझते हैं. The expenditure on education and health makes a substantial long-term impact which cannot be easily reversed. अगर कोई पर्सन एजुकेशन या हेल्थ पे खर्च करता है तो उसको वापस नहीं ला सकता है अगर वो खराब जगह इन्वेस्ट कर दिया है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 15 साल या 20 साल अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वहाँ से बाद में पता चलता है कि जो हमने पढ़ाई की है उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना पूरा पैसा, टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब आप वो टाइम को वापस नहीं ला सकते, अब आप उस चीज़ को वापस नहीं ला सकते. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाए.
जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं इन सर्विसेज की, उनको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और उसके कॉस्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्वालिटी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइडर जो हैं वो एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। इसीलिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है ये गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करे, ताकि ये ना ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सके ना कम प्राइस चार्ज कर सके। डेली टाइमिंग इज 3 PM। अगला है अकॉर्डिंग टू, आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको टाइम का पता चलता रहेगा बेटा, @CS Mayank। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स। कमेंट, human capital and human development are used interchangeably but both are डिफरेंट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक MCQ लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। इस स्टेटमेंट को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स एज अ ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। मतलब ह्यूमन कैपिटल सिर्फ ह्यूमन बींग्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जरिया मानता है। मतलब ये कि अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अगर उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है इट इज गुड, नहीं बढ़ता है इट इज वेस्ट। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल, एनी इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहेंस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर जो खर्चा किया गया है उससे अगर आउटपुट नहीं बढ़ता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग्स है दे आर एंड इन देमसेल्व्स, व्हिच मींस दैट there must be investment on education and health even if the productivity does not get increased। कंक्लूजन ये निकलता है कि हर एक इंडिविजुअल को लिटरेट होना और हेल्दी होना दोनों उसका राइट है। सो फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज कंक्लूडेड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू बी लिटरेट एंड हेल्दी। अगला है एक्सप्लेन द नीड फॉर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। तो देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया जाए जब वो काम करे, लर्निंग वाइल डूइंग के कंसेप्ट पे ये काम करता है। अगर किसी पर्सन को ट्रेनिंग मिलती है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि स्किल और एफिशिएंसी दोनों उसकी बढ़ती है, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में फ़र्क आता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। एक तो किसी स्किल्ड वर्कर जो उसका सीनियर है उसके सुपरविजन में उसको काम सिखाया जाए, या कैंपस से बाहर ले जाके उसको काम सिखाया जाए, दोनों ये केसेस हो सकता है। यस रौनक, after on the job training, firms insist that the worker should work for a specific period of time so that they can recover the benefits of the enhanced productivity. So it is a source of human capital formation as the benefits from the expenditure on the job training is more than its cost। ठीक है, चलिए कुछ MCQ है, MCQ कर लेते हैं। Which of the following is or are included in the cost of migration? Yes, all of you. A, B, C, D. A, cost of transportation. B, cost of living. C, both A and B, or D, none of the above. सब में ये लिखना है। लेकिन वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बेटा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। जो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन है उसमें दोनों चीज़ें आती है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आता है। अगला प्रश्न, चाहिए तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसको मैं बता देता हूँ। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगला है व्हाट डज C स्टैंड्स इन ICMR। तो ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। व्हाट डज T स्टैंड्स फॉर AICTE। Yes, all of you attempt it।
ABCD, टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन, टीम, टेक्निकल। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ओके, सो गाइस द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज टेक्निकल। सिर्फ पवन ने सही उत्तर दिया, बाकी सब लोगों ने गलत उत्तर दिया। करेक्ट आंसर इज टेक्निकल। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन? A as a percentage of GDP, B as a percentage of government expenditure, C both A and B, or D none of the above. वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज जब हम एजुकेशनल एक्सपेंडिचर को मेजर करते हैं तो इसमें हम लोग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि भाई गवर्नमेंट ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत हिस्सा खर्च किया है एजुकेशन पर, और जीडीपी का टोटल हिस्सा कितना है एजुकेशन के ऊपर, मतलब दोनों टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। और अगर आपको इससे ज़्यादा और डिटेल में पढ़ना है और भी सारे टॉपिक्स जो मैंने कराए हैं वो कवर करने, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पे आपको सारे प्लान मिल जाएंगे, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो एक बार मैं आपको प्लान बता देता हूँ। सो अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 1 महीने के लिए 2700, 3 महीने के लिए 5850, 6 महीने के लिए 9000 और 12 महीने के लिए 13500, जिसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे मयंक CS लाइव, तभी ये डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलेगा, अदरवाइज डिस्काउंटेड प्राइस आपको नहीं मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है मयंक CS लाइव। सब्सक्रिप्शन का रेट आगे बढ़ने वाला है बहुत ही जल्द, तो आप अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आपको बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदना पड़ेगा। रवि पवार, अभी सिचुएशन ऐसी है बेटा कि इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन लाऊंगा, हाउ टू स्टडी जनवरी मंथ में। लेकिन अभी के लिए आपको अगर प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको बता दूं रवि, सबसे पहले तो बेटा अभी मेरे जितने भी लेक्चर चल रहे हैं यूट्यूब पे उसको अटेंड कीजिए। दूसरी चीज़ ये, जितने भी मैं क्विज ले रहा हूँ उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि क्विज से क्या होता है कि आपको एक तो मज़ा आता है पढ़ने का, और दूसरी चीज़ ये कि उससे रिलेटेड आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो लगभग 20 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में वो कन्फर्म हो जाएंगे, और उससे बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, और ये आपको आप इसको अटेंड करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज़ ये कि जो भी मैं आंसर राइटिंग सेशंस लेता हूँ उसको अटेंड करेंगे तो उसको आपको ये पता चलेगा कि आंसर्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, और जो 3 सब्जेक्ट हैं मेन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, उसमें बैलेंस बना के चलिए। जो आपको टफ लगता है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जो आपको इजी लगता है उसको थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, लेकिन सभी में कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, और अभी तो आपको जितने लेक्चर्स जो मिल रहे हैं मेरे उसको देखते जाइएगा। पंकज यादव बेटा, शुरू से अभी जो रिवीजन बैच चल रही है, हर महीने एक नई बैच आते रहती है। ठीक है, तो अभी रिवीजन बैच चल रहा है और उसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स इस मंथ खत्म हो जाएगा। मे बी जनवरी से नेक्स्ट बैच आएगी, उसमें भी रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं 1 महीने या 3 महीने का। अगर आप कोई नया बैच नहीं भी आता है तो पुराने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसको आप देख सकते हो। विक्रम, आप मेंबरशिप आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बेटा, आपका स्वागत है। आप www.unacademy.com पर जाके गोल में आपको जिस क्लास का भी परचेज करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज माई रेफरल कोड मयंक CS लाइव सो एज टू गेट द 10% डिस्काउंट ऑन इट। ओके, ठीक है विक्रम। और अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। माई टेलीग्राम ID इज CS Mayank। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। इस सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको सारे सब्जेक्ट, सारे स्ट्रीम, सारे फैकल्टीज मिलेंगे।
बेटा पवन, आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं स्पेशल क्लास के पहले लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। 1 महीने का ले सकते हो बेटा, 1 महीने का ले लो, कोई हार्म नहीं है उसमें, और बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स इसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच रवि फॉर योर कॉम्प्लीमेंट बेटा। और प्लस पे और हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते सारी चीज़ों को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर एप्रिसिएशन ऑलवेज। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल 3 बजे इसी समय आप लोग उपस्थित हो जाइएगा। ठीक है पवन, उसको सॉल्व करते हैं बेटा। टेलीग्राम पे एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मैं आपको कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी उसका लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।